कल मैं बताई थी कि मात्रा को उर्दू में क्या कहते हैं। मात्रा को उर्दू में क्या कहते हैं? वाह जी वाह, आप लोग तो बहुत ज़हीन निकले। ज़हीन का क्या मतलब होता है? सही, होशियार। क्या कहते हैं? एराब। ए एराब यानी कि मात्राएं। अभी ना मैं एक चार्ट तैयार करूंगी जिसमें सारे मात्रा लिख दूंगी, ठीक है। अब एक एक करके उसको हम इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कि हम एक ही दिन में करेंगे, एक एक करेंगे, एक एक करके इस्तेमाल करेंगे। बाकी मैं आज सारे लिख दूंगी, ठीक है। सबसे पहले आता है आ की मात्रा, जिसे आप पंजाबी में कहते हैं कन्ना, है ना। कन्ना के लिए उर्दू में क्या लगाएंगे? कोई आइडिया? अलिफ लगाते हैं। कन्ना के लिए उर्दू में क्या लगाते हैं? अलिफ। चाहे तो आप साथ साथ हिंदी पंजाबी में लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कन्ना के लिए लगेगा उर्दू में अलिफ। अगर ऐरे के साथ कन्ना हो तो क्या करेंगे? मद। मद लगाते हैं जब हमें आ की आवाज निकालनी हो। और मद का एक नियम है, एक रूल है इसका, कि ये सिर्फ और सिर्फ अलिफ के ऊपर लगेगा और किसकी आवाज देगी? आ की। जब हमें आम लिखना हो, आज, आप, है ना, तब इसको लगाएंगे। अगर सिर्फ अ की मात्रा जैसे कन्ना हो तब नहीं लगाएंगे। जैसे आपको कल परसों में लिखी थी बाब लिखना हो या बा लिखना हो, है ना, तालाब लिखना हो, तब आपको अलिफ ही लगाना है। ऐरे के साथ कन्ना हो तब मद लगाना है। किसके ऊपर? अलिफ के ऊपर। मद लगेगा अलिफ के ऊपर। इस लकीर का मतलब ये है कि ये ऊपर को जाएगा, हर्फ के ऊपर लगेगा, ठीक। अब एक मात्रा है जी जबर। ये निशान किसकी है? जबर की, ठीक है। जबर का क्या काम होता है? जैसे मैं आपको लिखवाई थी अलिफ बे पे ते टे। अब आप सारे हरूफ के ऊपर जबर लगा देंगे ना, तो आप उसको पढ़ सकते हैं कि अलिफ जबर अ, बे जबर ब, ते जबर त। इसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप आवाज सही उसको उच्चारण कर सके, उसके लिए लगाएंगे अलिफ जबर अ, बे के ऊपर लग गया तो ब त स, ऐसे करके सारे हर्फ के ऊपर। तो इसका काम होता है अ की आवाज निकालने की, हर्फ के ऊपर लगाया जाता है। ये लकीर जहां कहीं भी हो, इसके ऊपर या कोई निशान है तो हर्फ के ऊपर लगेगा, अगर नीचे होगा लकीर के तो हर्फ के नीचे लगेगा। इसका तो चलो कोई काम नहीं होता है वैसे, लेकिन जानकारी के लिए मैं अभी बता दी हूँ कि जैसे कि आप अलिफ के ऊपर लगा देंगे ना, तो अलिफ जबर अ पढ़ने के लिए ये आपको काम में आएगा। ये अरबी जबान में ज्यादा पढ़ाया जाता है, ठीक है। जेर, इसे क्या कहते हैं? इस निशान को कहते हैं जेर। आप पंजाबी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जेर को किस मात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं? सेहारी के लिए। जेर लगाया जाता है सेहारी के लिए, यानी कि छोटी ई के लिए। जैसे कि आपको लिखना है इस, है ना, इन, दिल, तब क्या करेंगे? जेर लगाएंगे। और जेर का ये है रूल रेगुलेशन कि ये सिर्फ और सिर्फ हर्फ के नीचे लगेगा। अगर आप इस निशान को ऊपर डाल देंगे तो फिर देख लीजिए सामने क्या बनेगा, जबर बन जाएगा। तो इसके लिए कहाँ लगाना है? नीचे लगाना है। ये कंफ्यूजन बहुत हो जाता है जब हम लिखने लग जाते हैं ना, तो यही कंफ्यूजन होता है कि ऊपर लगना था या नीचे लगना था। ये बातें याद होनी चाहिए कि जेर हर्फ के नीचे लगाया जाता है, छोटी ई यानी कि सिहारी के लिए लगाते हैं, ठीक है, ये वाला निशान के लिए। अब एक है निशान पेश। अब पेश आपको किसी के साथ मिलता जुलता दिख रहा होगा। कौन सा हर्फ है जिसके साथ ये मिल रहा है? वाओ के साथ मिल रहा है ना। पर आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि वाओ ऐसा है ना, पेश किसी हर्फ के ऊपर छोटा सा लगा होगा, वाओ के जैसा ही इसका शक्ल है, लेकिन ये छोटा सा होगा किसी हर्फ के ऊपर। ये किसकी आवाज देगी?
औंकर की, किसकी? औंकर के लिए इसको लगाएंगे, और लगाए हिंदी में छोटा ऊ के लिए। साथ में ये भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे ऊ। ठीक, ये तो चलिए बहुत आसान आसान सा हो गया है। अब बारी आती है थोड़ा सा मुश्किल का, जिसमें समझने की ज्यादा जरूरत है और गौर से देखना है। पहले समझ लीजिएगा फिर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? लिखने का पूरा टाइम दिया जाएगा। अब एक मात्रा है बिहारी, है ना, बड़ी ई की मात्रा। इसके लिए उर्दू में आपको मैं पढ़ाई थी हरूफे तहज्जी में, छोटी ये। कौन सा? छोटी ये। इसके लिए छोटी ये लगाएंगे। हाँ, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये तो लग गया लास्ट में। अगर मिड में आए तो क्या करेंगे बताइए, कोई आइडिया है? हाँ, इसकी छोटी वाली शक्ल, और इसकी छोटी वाली जो शक्ल है उसके नीचे कुछ लगा था, डंडी लगी थी, उसको हम कहते हैं जेर। वो जब कभी भी कहीं भी मिड में आएगा ना, दरमियान में आएगा, तो साथ में लगा हुआ आएगा। कई लोग आपको कहेंगे कि उर्दू में मात्रा नहीं होता है, लेकिन आपने लगाना है, ठीक है, ताकि बील को कोई बेल ना पड़ सके, या कुछ भी हो सकता है। अभी आप आगे मात्रा देखेंगे ना तो आपको लगेगा, आइडिया लगेगा कि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, इसके लिए लगाना जरूरी है। ठीक, तो ये होगी बिहारी के लिए, बड़ी ई की मात्रा के लिए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये वाला शक्ल कहाँ यूज होगा और ये वाला कहाँ यूज होगा? जैसे कि लास्ट से पहले पहले कहीं भी अगर बड़ी ई की मात्रा आता है तो आपने ये वाला शक्ल लगाना है। बिल्कुल लास्ट आता है, जैसे कि आपको कोई बताइए, कोई शब्द जैसे लिखना है उसी, तो उसी में लास्ट में कौन सा शक्ल लगेगा बताइए बिहारी के लिए? कैपिटल लेटर, यानी कि ये वाला, है ना। चलिए, यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। ये सारे समझ में आ गए? कोई कंफ्यूजन डाउट तो नहीं है ना? जो भी है, जो भी मसले हैं अभी हल करवा लीजिए। इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? क्या जबर? ये वाला, आ वाला स्टार्टिंग से बता देती हूँ। अलिफ कन्ना के जगह पर लगाएंगे, जैसे आपको लिखना है काम, काज, रात, ठीक है, तो वहां क्या लगेगा? अलिफ लगेगा। एरे के साथ कन्ना हो, यानी कि एक साथ दोनों हो, तब क्या करेंगे? मद लगाएंगे, और मद सिर्फ और सिर्फ अलिफ के ऊपर लगता है, आ की आवाज के लिए लगाते हैं। जबर का कोई काम नहीं है, ठीक है, बस आपको अलिफ जबर आ, बे जबर बहुत, तेज जबर ता कहने की जरूरत तो है नहीं, पहले बता चुकी हूँ, तो इसका तो बस रहने दीजिए। उसके बाद मेन है जेर। जेर सिहारी के लिए लगाते हैं, यानी कि छोटी ई के लिए। जैसे आपको लिखना है दिन, दिल, इस, तो आपने लगाना है जेर। और किस हर्फ के नीचे लगाना है? ये किसी हर्फ के नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लकीर के नीचे लगाई हूँ, इसका मतलब है कि हर्फ के नीचे होगा। जैसे आपको लिखना है दिन, तो जेर किस किस हर्फ के नीचे लगाएंगे? दाल के नीचे लगाएंगे। और जैसे मैं लगाई हूँ ना, वैसे कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस टाइप है, ऐसे है। ठीक, अब है जी पेश। पेश को किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? औंकर के लिए, छोटा ऊ के लिए। और पेश को कहाँ लगाया जाता है, हर्फ के ऊपर या नीचे? ऊपर लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। बिहारी के लिए, बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या है? छोटी ये है। अगर किसी शब्द में लास्ट में आता है बड़ी ई की मात्रा यानी बिहारी, तो हम क्या करेंगे? छोटी ये पूरी वाली शक्ल लगाएंगे। अगर उसके पहले कहीं आ गया तब ये वाली शक्ल लगाएंगे, उसकी छोटी वाली, और ये साथ में नीचे जेर लगा होगा उसके। ठीक, अब कौन सा मात्रा रह गया? अब है जी ए की मात्रा। ए को पंजाबी में क्या कहते हैं? लाम कहते हैं, है ना। लाम और दो लाम दोनों के बारे में समझ लीजिए क्या है। ए और ए की मात्रा, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। इसके लिए जैसे आप लगाए थे ना यहाँ पर छोटी ये, वैसे ही यहाँ क्या लगेगा? बड़ी।
अब इसमें हम कहीं पर बीच में हो सकता है, कहीं भी आ सकता है एक ही मात्रा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसका छोटा शक्ल। और ए की मात्रा के लिए भी वही शक्ल है। अब आप कहेंगे कि समझ में कैसे आएगा, है ना, पर इसके ऊपर जबर है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जबर है, इसमें नहीं है। लाम और दो लाम में क्या अंतर है? हाँ, अब इसको यूज कैसे करेंगे, ये वाला शक्ल कहाँ लगाएंगे और ये वाला कहाँ लगाएंगे? एंड में। हाँ जी, बाकी उसके आगे कहीं भी आ गया तो छोटा वाला लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, आसान ही है। अब है जी दुलैंकर। औंकर का तो हो गया था, दुलैंकर रह गया है। अब इसके लिए क्या लगाएंगे? क्या लगाते हैं इसके लिए? वाव। लेकिन ये वाव के साथ लगाने से बात नहीं बनेगी, वाव के ऊपर आपको पेश लगाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि वाव और पेश तो सेम ही है, तो इसको उल्टा कर दीजिए। पेश को उल्टा क्यों की हूं? ताकि वाव से वो मिल रहा था, अलग करने के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप इसको ऐसे भी लगा दे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर उल्टा कर दी हूँ ताकि ये दोनों मिक्स ना हो। और थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, बिल्कुल इसके साथ टच नहीं करना इसको। दुलैंकर के लिए क्या करेंगे? अब ये देखिए कि ये जो वाव है ना, ये आपको हर्फ में पढ़ाया गया था, तो ये हर्फ का काम करेगा, ठीक है। जहां कहीं भी व की आवाज होगी वाव लगाएंगे, पर अगर दुलैंकर की आवाज होगी तो वाव के ऊपर उल्टा पेश लगाएंगे। अब कौन सा मात्रा रहता है? ओ और ओ, है ना। अभी अभी एग्जाम्पल दूंगी मैं, उसकी टेंशन नहीं लीजिए, अभी दूंगी एग्जाम्पल। ओ और ओ के लिए क्या लगाते हैं? तो ओ के लिए भी वाओ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वाओ, और ओ के लिए वाओ के ऊपर जबर। अब जबर का असल इस्तेमाल किया जा रहा है, ए की मात्रा में हो गया और ओ की मात्रा में, वाव के ऊपर जबर। अब देखिए यहां पर हो गया कंफ्यूजन, है ना, कि हमें पता कैसे चलेगा कि ओ की मात्रा है या व की आवाज है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे की बातें देख के समझ में आ ही जाता है, हम सेंस अपना इस्तेमाल कर लेते हैं, पता चल जाता है हमें, उतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर आप मात्रा याद नहीं रखते हैं और नहीं लगाते हैं तब कंफ्यूजन बढ़ती है। ताकि आप जो लिखे आपको तो पता है, आप फटाक से पढ़ देंगे, लेकिन अगर आप बिना मात्रा के सामने वालों को दोगे पढ़ने के लिए, उनको समझ में आएगा? उनको तो पता नहीं चलेगा कि आप क्या लिखे हैं। खास करके किसी का नाम, नाम में तो जरूर लगाइए, क्योंकि पता नहीं चलता। जैसे कौर होता है, पंजाबी में लिखते हैं ना, किसी का नाम जैसे अमित कौर है, तो कौर में अगर आप ओ की मात्रा आ गया, जबर नहीं लगाएंगे तो वो कोर भी पढ़ा जा सकता है, कूर भी पढ़ा जा सकता है। और जिसने कभी सुना ही नहीं कि कौर नाम का कोई शब्द है, तो वो तो उसको कूर भी पढ़ देगा, कोर भी पढ़ देगा, है ना, कुछ भी पढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको लगाना जरूरी है, किसी के नाम में होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं एक शब्द आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख के देती हूँ। जैसे आपको लिखना है मूल, मूल और मौल, तीनों अलग अलग है हिंदी में, पंजाबी में भी लिखेंगे तो डिफरेंट होगा, पर इसको उर्दू में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कोई आइडिया है? ओ की मात्रा के लिए अभी अभी पढ़ाए हैं कि वाव लगता है, मौ के लिए मीम और लॉ के लिए लाम। मीम को वाव के साथ जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, आप रूल नंबर 2 पर जाइए। मीम वाव के साथ जुड़ेगा और मीम की शक्ल नीचे होगी मुंह, क्योंकि वो बताया गया था कि आपको। अब देखिए कि वाव लाम को जोड़ेगा अपने साथ, रूल क्या कहता है कि वो जो 10 हर्फ थे वो किसी के साथ जुड़ता है, अपने साथ नहीं जोड़ता। तो यहाँ पर क्या है कि ये मीम के साथ खुद जुड़ गया है, लेकिन अपने साथ अगला को नहीं जोड़ रहा है, अलग से होगा। तो ये तो बन गया जी मोल, ठीक।
अब एक मोल है, इसी में मैं यहां पर लगा देती हूं उल्टा पेश, तो क्या बना? इसको हटा के मैं लगा दूंगी यहां पर जबर। हो गई ना कंफ्यूजन? हो गया? तो इसीलिए कहा जाता है कि आप स्टार्टिंग में, कई लोग कहते हैं कि उर्दू में मात्रा नहीं होता है, लेकिन लगानी चाहिए। ये गलती है उनकी, अगर मात्रा हम नहीं लगाएंगे तो सही पढ़ ही नहीं सकते। जो लोग कभी मिल्क नहीं सुने हैं उनको लिख के दे दीजिए, उसको मुल्क पढ़ेंगे, मलिक पढ़ेंगे, मिल्क पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कभी सुने नहीं है इसके लिए। और उर्दू में आप देखेंगे कि ज्यादातर, बहुत ज्यादा अरबी के और फारसी के शब्द मिलेंगे आपको। उर्दू के तो है ही नहीं, मतलब बहुत कम है उर्दू के शब्द। पंजाबी के मिलेंगे आपको, हिंदी के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे। ये इस जबानों की खिचड़ी है, इसमें सारे जबानों को मिक्स किया गया है, तो सारे जबानों का मिलता है। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी जबान है तो इसमें सारे होंगे। सभी जबानों के शब्द को इस्तेमाल, अरबी जबान अरब का है, फारसी ईरान वालों का है, लेकिन ये उर्दू तो हिंदुस्तानी है, तो इसमें सारे जबानों का शब्द मिलेगा। और यही कंफ्यूजन होगा कि वहां पर आप सही पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अरबी जबान का शब्द कभी सुने नहीं, पढ़े नहीं, देखे नहीं, तो क्या पता आपको। फारसी का नहीं पता, नहीं पता चलेगा, तो इसलिए लगाना है। चाहे आप उर्दू के मास्टर क्यों ना कर ले, लगाना है तो लगाना है, ताकि सामने वाला सही पढ़ सके। ठीक। और सारे मात्रा को याद रखना है। ये देखिए आपके सामने है, एक शब्द मैं और लिखती हूँ, देखिएगा सेम ही होगा। अब देखिए, एक चीज आप ध्यान नहीं दिए हैं, मैं ही बता देती हूँ। ये वाला मात्रा, ये वाला और ये वाला, जब हाफ में जाता है तो सेम ही है ना? कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी दो नुक्ते हैं, यहाँ भी दो नुक्ते हैं, यहाँ भी दो नुक्ते हैं। अब आपको क्या पता कि बड़ी की मात्रा है, एक ही मात्रा है या एक ही मात्रा है? अगर यहाँ पर ऊपर जबर नहीं लगा तो आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ नीचे जेर नहीं लगा, आपको कैसे पता चलेगा कि बिहारी की मात्रा है ना कंफ्यूजन? जैसे कि यहाँ पर लिखा है बैल, ठीक। अब यहां मैं उर्दू में लिखूंगी बैल, ठीक। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाती, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? बेल भी पढ़ेंगे, बील भी पढ़ सकते हैं, है ना? आप इसको बेल भी पढ़ सकते हैं, बील भी पढ़ सकते हैं। अब आपको क्या पता कि मैं क्या लिखी हूँ? तो सही पढ़ने के लिए मात्रा का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब यहाँ आप लगा दीजिए ये वाला शक्ल। अब आप लोग सोच ये रहे होंगे कि मैं इसको लिख कैसे दी हूँ, है ना? मुझे पता था कि ध्यान यहाँ नहीं होगा, समझने पर नहीं होगा, लिखने पर होगा कि कैसे लिख दिया है। ये देखिए, ब और ल और ए की मात्रा, ए की मात्रा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबके साथ जुड़ेगा, तो इसके ब को भी कोई दिक्कत नहीं। कई ऐसे शब्द हो गए होंगे जिसमें कोई रुकावट नहीं होगा, बिना कलम उठाए आप पूरा शब्द कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें रुकावट होगा, बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिसमें कोई जुड़ेगा ही नहीं आपस में, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ब है और ए की मात्रा है, तो यानी कि ब के लिए कौन सा लेना है शब्द, हर्फ बे। ए की मात्रा के लिए हमने ये वाला शक्ल लेना है, और ये सेम ब के जैसा ही है, बस नुक्ते चेंज करना है। और ल के लिए लाम। हाँ, इसको हम बैल भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं लिखने का समझा रही थी, जैसे मैं ये लिख दी हूँ कैसे। तो ब हाफ, ए की मात्रा हाफ, और लाम पूरा। लाम हमारा लास्ट है, क्योंकि आपको बताया गया था कि इंग्लिश का बिल्कुल उल्टा है। इंग्लिश में जैसे हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, मतलब कि कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल पे खत्म करते हैं, वैसे उर्दू का क्या है कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर पे खत्म होगा। ये इसकी पहचान होगी कि यहाँ पर इसका पूरा वाला हर्फ आया है। अब देखिए कि जो आपको हाफ वाला शक्ल पढ़ाया गया था उससे ये मैच कर रहा है, अभी जो मैं जोड़ के लिखी हूँ यहाँ पर, उसके शेप बदल गए हैं, क्योंकि उसको जब हाफ करवाया गया था ना तो अलग शेप में आपको बताया गया था। यहाँ पर शेप गोलाई में हो जाता है, जब हम इसको जोड़ते हैं ना, यूज करने लग जाते हैं, शब्द जोड़ करने लग जाते हैं, तो फिर यहाँ पर चेंज हो जाता है। समझ गए? जैसे कि यहाँ पर ब आपको हाफ में ऐसे में लिखवाई थी, पर ये अब गोलाई में हो रहा है, जैसे कि यहाँ लिखी हुआ है, ठीक। तो वो तो चलो हम जब लिखेंगे, हर्फ जोड़ करेंगे तब पता चलेगा, वो आएगा उसमें। आपको बस मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही थी, अब कुछ नहीं लिखना आपने, पहले आपने अब इसकी चार्ट की तैयारी करनी है। अब कौन सा मात्रा रह गया? अब रहता है एक अद्दक।
ओ की मात्रा के लिए, ओ की उर्दू में पंजाबी में क्या कहते हैं ओ की मात्रा को? हाँ, तो होरा के लिए क्या लगाएंगे? ये कौन सा हर्फ है? वाव। औ की मात्रा के लिए वाव ही लगेगा, उसके ऊपर जबर लग जाएगा। ठीक। दुलैंकर के लिए वाव के ऊपर उल्टा पेश। तो यानी कि व से, एक तो वाव क्या है, व की आवाज है, दूसरा बड़ी ऊ की मात्रा है, तीसरा ओ की मात्रा है, चौथा औ की मात्रा है। तो चार चीजें हैं इसमें, ये आपको याद रखना है। बड़ी ए में तीन चीजें हैं, एक तो बड़ी ए खुद है, बाकी ये दो मात्रा है, छोटी ए की बस दो है, एक तो वो य है और दूसरा बिहारी की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। तो यहां तक सारा मात्रा हो गया होगा लगभग लगभग, थोड़ा सा रह गया है। एक है जी पंजाबी में जिसे कहते हैं अद्दक। हिंदी में जहां कहीं भी दुत्त की आवाज हो, डबल आवाज के लिए उर्दू में लगाते हैं अद्दक, मतलब पंजाबी जैसा ही है, जैसे इंग्लिश में आप लिखते हैं ना डब्लू, वैसा है, पर इसको उर्दू में कहा जाता है तशदीद। क्या कहा जाता है? तशदीद। डबल आवाज के लिए लगाया जाता है। जैसे आपको लिखना है बच्चा, सच्चा, कच्चा, पक्का, तो जहां जिस शब्द, जिस हर्फ में डबल आवाज हो उसके ऊपर लगाएंगे। जैसे आपने लिखना है सच्चा, तो च के ऊपर लगा दिए, हो गया। पंजाबी वाला खेल है इसमें, जैसे आप च के ऊपर लगा देंगे अद्दक तो हो जाएगा। दो लिखने की जरूरत नहीं, हिंदी में दो लिखना पड़ता है, एक हाफ एक पूरा, पर पंजाबी में मैं देखी नहीं होता है, वैसे उर्दू में भी है, आपको दो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब एक है जी टिप्पी। टिप्पी के लिए उर्दू में क्या करेंगे? कोई शब्द बताइए ऐसा टिप्पी वाला। जैसे आपका क्या नाम है? चंदन। हाँ, तो टिप्पी के लिए उर्दू में क्या लगाया जाता है? उर्दू में लगाया जाता है नून। ठीक। और बिंदी के लिए नून गुन्ना। क्या लगाएंगे? अब नून और नून गुन्ना में अंतर क्या है ये देख लीजिए। नून गुन्ना खाली है, नून गुन्ना में कोई नुक्ता नहीं है, ये खाली है। जैसे नून है वैसा ही है, तो नून में नुक्ता है, वैसे ये बिंदी वाला खाली है। अब देखिए, टिप्पी किसी भी शब्द में कहां पर आता है? बीच में ही होगा, है ना। जैसे आपको लिखना है चांद, दांत, दांत के बाद क्या है? रंग, जंग, ढंग, तो उसमें कहां पर आता है टिप्पी? मिड में आ गया, सेंटर में आ गया, या लास्ट के पहले पहले कहीं भी आ गया, तो नून लगेगा। बिल्कुल लास्ट होगा बिंदी। जैसे आप लिखते हैं माँ, कहाँ, जहां, तो वहां लग जाएगा नून गुन्ना। जहां कहीं भी नाक से आवाज होगी, जैसे हम नहीं लिखते हैं, में लिखते हैं लिखते हैं, उसमें बिल्कुल लास्ट में आता है और नाक से आवाज आता है, तो वहां क्या करते हैं? नून गुन्ना लगाएंगे, खाली वाला लिखेंगे, वही वाला शक्ल, लेकिन ये खाली रहेगा। ठीक है। अब ये नहीं कि नून, नौ की आवाज के जगह पर भी आप नून गुन्ना लगा दे, ऐसा नहीं है। लास्ट में बिल्कुल में है नहीं हो तब नून गुन्ना लगाना है, और नौ की आवाज के लिए वैसे नून है। ठीक है, नौ की आवाज हो तो नून, और टिप्पी हो तब भी नून। ना के ऊपर बिंदी आ जाए तो एक नून गुन्ना एक नौ, ऐसे भी आता है। नंदन लिखना है तो डबल ना, क्योंकि क्योंकि ऐसे है ना, ये देखिए नंदन, तो डबल नून। नहीं, नंदन है, लास्ट नौ है, नाक से आवाज तो आई नहीं। नंद ना होना चाहिए ना, तब आएगी नून गुन्ना। इसमें दो नौ आ गया ना, तीन आ गया वैसे तो, एक लास्ट भी है। आ गया समझ में यहां तक? कोई और भी मात्रा रह गया है? कौन सा? वो तो हो गया। एक दो मात्रा और भी है, वो मैं लास्ट में बताती हूँ, पर यहाँ पर चार्ट तैयार कर रहे तो मैं ये भी लिख देती हूँ। ठीक है। कुछ ऐसे अरबी के शब्द हमें उर्दू में पढ़ने पड़ते, वो मैं पहले भी बताई हूँ
क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है, इसमें अरबी फ़ारसी के ज़्यादा मिलते हैं शब्द, तो मजबूरन हमें भी पढ़ना पड़ता है, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। एक है तनवीन। तनवीन को कई बार आप सुनेंगे लोग इसे डबल ज़बर कहते हैं, दो ज़बर भी कहते हैं, दो ज़बर भी कहते हैं, वैसे इसका नाम तनवीन है। क्या नाम है? तनवीन है। बाकी इसके बारे में बस मैं इतना ही आज बताऊंगी, इसका थोड़ा लंबा चौड़ा काम है। तनवीन ये यूज होगा, इसका अलग ही लोचा है थोड़ा सा, अरबी का है ये, और एक फारसी का है वाओ मदुला। ये बस आप रख लीजिए स्टॉक में, बाकी बाद में इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? जब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी ना तब बात करेंगे। बाकी आपको बस अभी तक अभी जान पहचान करवाई हूँ, ताकि जब मैं बोलूँ तो आपको ये ना लगे कि मैं बताई नहीं पहले, ठीक है? तनवीन और वाव मदुल्ला, एक फारसी का है, एक अरबी का है। ये दोनों मात्रा, वाव के नीचे बस एक लकीर लगी है छोटी सी, ना जेर है ना जबर है, वो कुछ भी नहीं है, एक लकीर है। अब बताइए, कोई कंफ्यूजन, डाउट, कोई सवाल, कोई मसला? मसले तो बहुत होंगे अब कल से, पता मुझे, पर छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ना हल नहीं है। अब कल से मसला क्या होगा, सब कुछ तो हो ही गया है, आपको ऐसा लग रहा होगा, पर अभी बहुत सारी चीजें जो कि सीखने वाली है। अगर आप महीना डेढ़ महीना भी आ गए ना तो उर्दू पढ़ना लिखना आ जाएगा। जब पढ़ने लिखने आ गया तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता। अब तो कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। मेन होता है लिखने का। कई बार क्या होता है कि हम मोटा मोटी चीजें को देख के समझ के बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना आसान होता है, पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन लिखना बहुत मुश्किल होता है। लिखने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे मसले आएंगे, पर ये नहीं कि हम लिखना छोड़ देंगे, क्योंकि एग्जाम जो आपका होना है वो लिखने का होगा, आपसे सुना नहीं जाएगा। तो लिखने पर भी गौर कीजिए, क्योंकि लिखना जरूरी है, तभी आप शेरो शायरी लिखेंगे। कोई भी अभी तक कोई भी संगीत ऐसा नहीं है जिसमें उर्दू का शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ हो। लोग कहते हैं कि उर्दू का है, पर वो असल में फारसी का शब्द होता है, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे उर्दू में फारसी के ही शब्द बोले जाते हैं। तो कोई ऐसा संगीत नहीं है, कोई ऐसा शेरो शायरी नहीं है, कोई ऐसा गजल नहीं है, कोई ऐसा नज़म नहीं है जिसमें उर्दू का शब्द नहीं है। तो उसको करने के लिए आपने क्या करना है? वो कहते हैं कि ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो उर्दू ज़बां तो चलो हम शौक शौक में सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा लिखने पढ़ने का काम आता है तो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें है, मुश्किल है। जैसे आप हिंदी पंजाबी को देखेंगे ना, या इंग्लिश को ही मान लीजिए, तो उसके मुकाबले में ये थोड़ा मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि इसको हम अपना नहीं मानते ना, इसको हिंदुस्तानी जबान मानते ही नहीं, सोचते कि पाकिस्तान वालों की है। पर चलो, हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो वो लोग उधर चले गए, तो हमें ये लगता है कि वो हमारा जबान लेके चले गए हैं तो हमें क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का जबान है, वो लोग उधर लेके गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। हमारा जबान है तो हमने पढ़ना लिखना तो है ही। अभी सारे रिकॉर्ड इतने सारे पड़े, ये अभी इसी में इस डिपार्टमेंट में देखिए, सारे वो पीछे किताब का स्टोर पड़ा हुआ है, सारा खराब हो गया, कोई नहीं पढ़ने वाला, सारे उर्दू के हैं, आज़ादी से पहले की है सारे। डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ, दस्तावेज वगैरह, डीसी ऑफिस में, कचहरी में इतने सारे रिकॉर्ड है, कोई मिल ही नहीं रहा पढ़ने के लिए, तो हम इधर उधर बंदा खोजते हैं, ढूंढते हैं कि कोई है उर्दू पढ़ने वाला। इससे अच्छा कि खुद पढ़ेंगे, खुद उस पर काम करेंगे। पुराने इतने सारे लिटरेचर हैं, उसके बारे में शेरो शायरी, अगर किसी का आपको जीवनी पढ़नी है तो उर्दू वालों की जीवनी तो हमें उर्दू जबान में पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेट के बाद वो मज़ा नहीं रहता, वो चीज़, वो जो शिद्दत होती है ना, वो चीज़ नहीं रह जाती। तो इसके लिए आप लोग पढ़िए, सीखिए और खुद पढ़िए, जितने भी शायर लोग हैं उनकी जीवनी पढ़िए, उससे आपको ये होगा। बहुत सारे वो लोग नावल भी लिखे, अफसाना लिखे हैं, और ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान बंदे ही थे। मुंशी प्रेमचंद हैं और राजिंदर सिंह बेदी हैं, ये सारे हैं, तो उनकी पढ़िए। क्या